अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथाल्पी में बात करने जा रहे हैं। इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन की, फिर हम बात करेंगे इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की और लास्ट में हम देखेंगे इंथाल्पी ऑफ कंबशन को। ये जो इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन है इसको आपने ज़रा ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई तो ही आपको इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अच्छे से समझ आएगा। इसीलिए मैंने इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन को सबसे पहले रखा है, ठीक है, क्योंकि ये रिलेट करता है इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से। तो स्टार्ट करते हैं इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन से। इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? हीट या तो इवॉल्व होगी या हीट अब्जॉर्ब होगी, ठीक है ना। जब भी आप कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो या तो हीट अब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है, ठीक है। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। हीट अब्जॉर्ब आर इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस dissolved in so many या so much करो, many नहीं so much solvent। वो कहता है कि अगर आप क्या करोगे, किसी सब्सटेंस का 1 मोल, ठीक है, डिज़ोल्व करोगे so much solvent में, ठीक है ना। so much solvent का मतलब क्या है वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो क्या होगा, जो हीट अब्जॉर्ब होगी या जो हीट इवॉल्व होगी उसको हम बोलेंगे इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब कितना डिज़ोल्व करना है, ठीक है। सपोज करो आपके पास एक स्टील का ग्लास है या आप कह लो कि टेस्ट ट्यूब है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या किया है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट आपने इसके अंदर ले लिया, इसको इतना फिल कर लिया, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट साथ इतना इसको फिल कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने वाटर ऐड करना है। सपोज करो कि आपने 50 ग्राम H2O इसके अंदर ऐड किया, ठीक है। 50 ग्राम H2O आप जब इसके अंदर ऐड करोगे तो बच्चों फौरी से एक रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन के नतीजे में ये जो आपका ग्लास या टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो जाएगी, ठीक है ना। इसको वार्म कर लेते हैं। टेस्ट ट्यूब आपकी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब गर्म हुई है, इसका मतलब क्या हुआ है, ये जो रिएक्शन हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का वाटर के साथ, उसके नतीजे में यहाँ से आपको क्या मिला है, हीट निकली है। हीट क्या है, इवॉल्व हुई है, यानी कि ये रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब आपने जब 50 ग्राम डाला तो हीट आप कह लो कि हमारे पास आई 50 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इतनी हीट आपको मिली। अब आपने क्या किया, 50 ग्राम वाटर और ऐड किया इसमें, तो हीट और ज़्यादा निकलेगी, ठीक है। अगर आप वाटर की मिकदार को बढ़ाओगे हीट और ज़्यादा निकलेगी, ठीक है ना। सपोज करो 70 किलो जूल हीट हो गई है, ठीक है। फिर 50 ग्राम वाटर और ऐड करोगे तो और ज़्यादा हीट निकलेगी। सपोज करो कि वो 100 किलो जूल पर मोल हो गई है। इसी तरह से एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप मज़ीद सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट आपका वाटर है, सल्यूट आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है ना। तो मज़ीद सॉल्वेंट ऐड करने पे, ठीक है ना, हीट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे बोला है सो मच सॉल्वेंट, ठीक है ना, कि हम सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे यहाँ तक कि हीट निकलना, ठीक है ना, हीट पे कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है ना, हीट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस कंडीशन को आप बोलते हो इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है ना। जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लेते हो तब हीट का लेन देन नहीं होगा, ठीक है ना। इस नतीजे में हीट बच्चों खारिज हो रही है, ठीक है ना, इसके अंदर से हीट बाहर निकली है। इसी वजह से जो टेस्ट ट्यूब है या जो आपका गिलास है जिसके अंदर आप रिएक्शन करवा रहे थे वो क्या हुआ है, गर्म हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए हीट हमने बोला है इवॉल्व भी हो सकती है, अब अब्जॉर्ब भी हो सकती है। अब्जॉर्ब किस केस में होगी, तो उसी तरह का एक टेस्ट ट्यूब ले लो या गिलास ले लो और उसके अंदर आप अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड करो, अमोनियम क्लोराइड को ऐड करो, ठीक है। यहाँ पे आपने अमोनियम क्लोराइड लिया, फिर से 50 ग्राम वाटर इसके अंदर ऐड करोगे तो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी, आपकी ठंडी हो जाएगी। टेस्ट ट्यूब क्या होगी, ठंडी होगी, या टेस्ट ट्यूब या गिलास जो होगा वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा क्यों होना है, ठंडा इसलिए होना है इसने क्योंकि इसने सराउंडिंग से एनर्जी को जज़ब करना है, यानी कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, जो हीट को जज़ब करते हैं। तो ये जो इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग होगी उससे क्या करेगा, हीट को जज़ब करेगा। जब हीट को जज़ब करेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसीलिए ये जो ग्लास है या टेस्ट ट्यूब है आपको वो ठंडी लगेगी, ठीक है ना। अब
जैसे जैसे आप और वाटर ऐड करते जाओगे, ठीक है ना, और ज़्यादा हीट ये जज़ब करता जाएगा, ग्लास और ज़्यादा ठंडा होता जाएगा। लेकिन फिर से क्या होगा कि जब आप वाटर ऐड करते जाओगे, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मज़ीद डाइल्यूशन पे, ठीक है ना, हीट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, उसको आप बोलोगे इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन। और उसका मतलब होता है सो मच सॉल्वेंट के अंदर आपने क्या करना है, एक मोल किसी सब्सटेंस का जब डिजोल्व करना है, उसके नतीजे में हीट अब्जॉर्ब भी हो सकती है, इवॉल्व भी हो सकती है, उसको आप बोलते हो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। समझ आती है? ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे हीट अब्जॉर्ब हुई है, यहाँ पे हीट क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। अब आपने ये समझना है कि यहाँ से हीट अब्जॉर्ब या इवॉल्व क्यों होती है, ठीक है ना, हीट अब्जॉर्ब या इवॉल्व क्यों होती है। तो सपोज कर लो कि मेरे पास एक बड़ा सा टैंक है, ये वाला, और इसके अंदर मैंने NaCl लिया हुआ है। अच्छा, अगर आप NaCl को पानी के अंदर मिक्स करते हो, जो कि आपके घर में ही होता है, ठीक है, नमक, उसको पानी में मिक्स करोगे तो ना तो गिलास ठंडा होता है ना गर्म होता है। उसकी वजह भी अभी हमें पता चल जाएगी क्या होती है। लेकिन अगर आप ग्लूकोज को पानी में मिक्स करते हो तो गिलास आपका थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या करना है, NaCl का एक सॉलिड लेना है, ठीक है, NaCl का सॉलिड फॉर्म में मैंने लिया। सॉलिड फॉर्म में क्या होगा, एटम आपस में बिल्कुल पास होंगे, ठीक है ना, आयनिक सॉलिड जैसा होता है, बिल्कुल वैसी ही उसकी मैंने शेप बना ली है। ये प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस, ठीक है ना, इस तरह से एक आयनिक सॉलिड, इसको आपने उठा के इसके अंदर डाल देना है। ये जो टैंक है इसमें क्या है, असल में इसमें बच्चों आपके पास वाटर है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इस पूरे को नहीं ले रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये मेरे पास पॉजिटिव हो गया आयन और ये मेरे पास क्या हो गया, नेगेटिव आयन, ठीक है। पॉजिटिव आयन किसका होगा, हम यहाँ पे बात करें हैं सोडियम क्लोराइड की, Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव हो गया आयन और ये नेगेटिव आयन हो गया, ठीक है। पॉजिटिव आयन छोटा होगा, नेगेटिव आयन ज़ाहिर सी बात है बड़ा होगा, तो हम इसको भी छोटा कर ही लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब ये दोनों बिल्कुल पास होंगे। अब आपको पता है वाटर भी क्या होता है, पोलर होता है, उसमें H और OH, ये नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक है ना। इसकी वजह से पानी भी डाइपोलर है। जैसे ही आयनिक सॉलिड आपका वाटर के अंदर जाता है तो पानी का जो नेगेटिव एंड होता है, पानी का जो नेगेटिव एंड होगा उसको वाटर का पॉजिटिव एंड, और जो आपके सॉलिड का पॉजिटिव एंड है उसको वाटर का नेगेटिव एंड इस तरह से घेर लेगा, ठीक है ना। इस तरह से पानी के मॉलिक्यूल्स इसके इर्द गिर्द इसको सराउंडेड कर लेंगे, ठीक है ना, और पॉजिटिव को नेगेटिव घेर लेगा, ठीक है, यानी कि इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे भी ये डिपेंड करेगा इस चार्ज पे कि वो कितने पानी के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही मॉलिक्यूल्स इसके पास आएंगे। इसी तरह पानी के जो जो सॉलिड का नेगेटिव पार्ट है उसको पानी का पॉजिटिव पार्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है, इस तरह से, अगर आपको समझ आती हो तो। ठीक है, अब होगा क्या कि बहुत ज़्यादा फोर्स इस चार्ज पे लग रही है नेगेटिव, और इस नेगेटिव आयन पे बहुत ज़्यादा पानी की पार्शियल पॉजिटिव अट्रैक्शन लग रही है। तो होगा क्या कि ये जो आयन है उसके अंदर जो ये वाली फोर्स है, बिल्कुल उसके सेंटर में जो फोर्स है ये वाली, ठीक है ना, ये टूट जाएगी, ठीक है ना। ये टूटेगी कब, जब ये वाली सारी फोर्सेस क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी इस फोर्स से, और ये वाली फोर्सेस भी ज़्यादा हो जाएंगी इस फोर्स से, तब ये जो फोर्स होगी वो टूट जाएगी। अब ये फोर्स आपने तोड़नी है ना, तो इसके लिए क्या होना है, आपको एनर्जी की ज़रूरत होनी है, ठीक है ना। तो जब भी ये काम होना है, ये फोर्स जब भी आपने तोड़नी है तो एनर्जी क्या होनी है, अब्जॉर्ब होनी है, ठीक है। तो एनर्जी अब्जॉर्ब हो गई। तो अब आपने ये समझना है कि टेस्ट ट्यूब जब या ग्लास जो था वो गर्म या ठंडा क्यों होता है। अगर तो ये फोर्स तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगी तो आपका जो होगा ना ग्लास या टेस्ट ट्यूब वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी यहाँ पे खर्च हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा हो गई है। तो एनर्जी कम होने की वजह से हीट जो होगा वो जज़ब होने की वजह से यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी। अब जैसे ही ये टूट जाएगा, अब यहाँ से मैं उसको बाहर ला रहा हूँ, ठीक है ना, ये पॉजिटिव आयन अलहदा हो गया, नेगेटिव आयन अलहदा हो गया। अब क्या हुआ है, अब यहाँ से
वो कंडीशन आने वाली है कि जिसकी वजह से टेस्ट ट्यूब गर्म हो रही थी, ठीक है। ठंडी इस वजह से होती है, गर्म किस वजह से होती है, तो इसको बच्चों पानी के नेगेटिव अपनी तरफ इस तरह से घेर लेंगे सारे के सारे, और यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। इस तरह से ना एक बड़ा सा हाइड्रेटेड आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयन, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे भी सेम कंडीशन, पानी का पॉजिटिव इसको घेर लेगा। अब जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतने ही पानी के ज़्यादा मालिक्यूल इसके आके सराउंड करेंगे। अब इस नतीजे में जब ये पानी के मालिक्यूल्स नेगेटिव पोल पानी का इस पॉजिटिव चार्ज को घेरेगा, ठीक है ना, उसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी खारिज होगी। अब अगर तो ये जो एनर्जी है वो ज़्यादा हुई, यानी कि ये तो काम होना ही होना है, जब भी कोई आयनिक सॉलिड आप पानी के अंदर मिक्स करोगे यहाँ से ये वाली फोर्स तो टूटनी ही टूटनी है। लेकिन अगर ये जो आयन है ये ज़्यादा हाइड्रेट हो गया, यानी कि ज़्यादा पानी के मालिक्यूल इसके इर्द गिर्द आ गए, तो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी यहाँ से खारिज होगी, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी खारिज होगी। अब इतनी ज़्यादा अगर एनर्जी खारिज होगी तो वो क्या करेगी, आपकी टेस्ट ट्यूब या ग्लास को क्या कर देगी, गर्म कर देगी, ठीक है ना। इसी वजह से आपका टेस्ट ट्यूब या ग्लास क्या होता है, गर्म होता है। लेकिन अगर जितनी एनर्जी यहाँ पे लगी है उतनी ही एनर्जी यहाँ पे निकली है, तो ना ही तो आपका सोल्यूशन गर्म होगा, यानी कि ग्लास गर्म होगा, ना ही ग्लास ठंडा होगा। यानी कि जब NaCl को पानी में मिक्स करते हो तो ना ही ग्लास गर्म होता है, ना ही ग्लास ठंडा होता है, बल्कि क्या होता है, जितनी एनर्जी यहाँ पे यूज़ हो गई है उतनी ही एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो इसलिए जो पानी का टेम्परेचर है तकरीबन वो वैसा ही रहता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, और उसके अंदर की कहानी ये है। इसको आपने ज़हन में रखना है क्योंकि ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में यूज़ होने वाली है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की, वो क्या चीज़ है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वजह साफ, तो यहाँ पे लिखते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि आपने न्यूट्रल करना है, ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन से होते हैं, जो कि एसिड और बेसिस के दरमियान में होते हैं। तो एसिड HCl लिया, ठीक है, और बेस लिया आपने NaOH, ठीक है। जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे तो ये कन्वर्ट किस में होगा, NaCl के अंदर प्लस H2O के अंदर, ठीक है। इसके नतीजे में यहाँ से हीट निकलेगी, ठीक है, यहाँ से हीट निकलेगी। अब बच्चों अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि जब हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, जब हमने HCl के अंदर NaOH को डालना है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी अपने आयन में कन्वर्ट होगा, ये भी अपने आयन में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे वाटर भी है, ठीक है ना। तो वाटर क्या करेगा, उनके आयन्स को हाइड्रेट कर देगा। उस हाइड्रेशन की वजह से पानी जो आपका सॉल्यूशन है वो गर्म हो सकता है, ठीक है। आप क्या चाहते हो, आप एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को कैलकुलेट करना चाहते हो, लेकिन आपके पास क्या होगा, इस रिएक्शन की वजह से और इस वाटर के बनने की वजह से क्या होगा, आपके पास जो हीट होगी वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो भी हीट हो जाएगी, और जो दूसरा इस रिएक्शन की वजह से हीट होनी है वो तो होनी ही होनी है, ठीक है, वो भी हो जाएगी। दो हीट्स क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। तो इसलिए हम इनका डायरेक्ट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, HCl को बच्चों हम पानी के अंदर मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास HCl है, यहाँ पे एक्वस लिखा होगा। जब भी आपने न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन की बात करनी है, ठीक है ना, एंथैल्पी की, तो आपने पानी के अंदर लाजमी मिक्स करना है। जब आप इसको पानी के अंदर मिक्स करोगे तो ये H+Cl नेगेटिव क्या हो जाएंगे, अलहदा अलहदा हो जाएंगे। अब जब ये अलहदा होंगे तो जो पानी आपने पानी के अंदर लिया ना HCl को, आपने क्या किया, HCl को पानी के अंदर थोड़ा सा डाला, ठीक है, तो एनर्जी खारिज होगी, ठीक है। फिर आपने मज़ीद पानी, असल में क्या है कि ये आपके पास क्या है, HCl आपने यहाँ पे लिया, आप क्या करोगे, इसके अंदर H2O को ऐड करोगे। जब आप H2O को ऐड करोगे तो क्या होगा, आपका ये जो ग्लास है या ये जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म होगी, ठीक है। फिर आप मज़ीद H2O को ऐड करोगे, ठीक है, हो सकता है और ज़्यादा गर्म हो जाए। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपने क्या करना है, मज़ीद पानी ऐड करना है, तो HCl जो आपका ग्लास है वो मज़ीद गर्म नहीं होगा, यहाँ से मज़ीद हीट नहीं खारिज होगी।
तो आपने यानी कि सोल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक लेके जाना है, ताकि ये जो हीट है जो यहाँ से निकल रही है वो आपकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के अंदर ऐड ना हो जाए। अगर वो ऐड हो गई तो फिर आपके हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाएगी, गलत आएगी। ठीक है, इसी तरह आपने बेस का काम करना है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही है ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो सोल्यूशन के अंदर आयन पैदा करता है, तो ये भी आयन पैदा करेगा, ये भी आयन पैदा करेगा, उसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स आयन को सराउंड करेंगे, जिसकी वजह से एनर्जी खारिज होगी। तो आपने उस एनर्जी को यहाँ से निगलेक्ट करना है। तो उसको निगलेक्ट करने का तरीका क्या है कि आप उसका जो सोल्यूशन है उसको इनफाइनाइटली डाइल्यूट बना दो। तो हमने यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार करना है। तो ये बच्चों Na पॉजिटिव एक्वस और प्लस OH नेगेटिव एक्वस। ठीक है, यहाँ पे भी एक्वस ही है, यानी कि ये सारे आयन पानी में घूम रहे हैं, तैर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन चाहिए। ठीक है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे एक और भी बात है कि यहाँ पे आप इसका 1 मोल यूज़ नहीं करोगे, ना ही HCl का, ना ही NaOH का, बल्कि इसका 1 इक्विवेलेंट यूज़ करोगे। ठीक है ना, इनका इक्विवेलेंट वेट आप लोगे। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि हो सकता है कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट ही ना करे। जैसे कि आपके पास H2SO4 होता है। ठीक है, इसका 1 मोल 1H पैदा करता है, इसका 1 मोल 2H पैदा करेगा। ठीक है ना, हमने तो सोल्यूशन को न्यूट्रल करना है। अगर मैं H2SO4 का रिएक्शन NaOH के साथ करवाऊँ तो क्या होगा, NaOH तो NaOH का 1 मोल 1H पैदा, 1 OH नेगेटिव आयन पैदा करेगा, और H2SO4 का 1 मोल 2H पॉजिटिव पैदा कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाएंगे, नेगेटिव आयन कम होंगे, तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो न्यूट्रल नहीं हो सकता, फिर एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने इक्विवेलेंट वेट लेना है। इक्विवेलेंट वेट का फ़ायदा क्या होता है, इक्विवेलेंट का फ़ायदा ये होता है कि इसका इक्विवेलेंट जो होगा वो उतने ही H पॉजिटिव आयन पैदा करेगा जितना इसका इक्विवेलेंट पैदा करेगा। ठीक है, तो इसलिए इक्विवेलेंट वेट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब ये जो H है, अब इन सबको आप अलग-अलग लिख लो, H प्लस Cl नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म के अंदर है। जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे तो ये H और ये OH मिलके वाटर बना देंगे। ठीक है, इन्होंने क्या करना है, H2O बना देना है, और बाकी जो Cl नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव हैं ये आयन वैसे ही रहेंगे। ठीक है, इस वाटर की फॉर्मेशन की वजह से असल में आपके H पॉजिटिव और OH नेगेटिव क्या हो गए हैं, आपस में मिक्स हो गए, आपस में मिलके उन्होंने वाटर बनाया, तो आपका सोल्यूशन जो था वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अब उस न्यूट्रलाइजेशन की वजह से, वाटर बनने की वजह से यहाँ से एनर्जी खारिज होगी, जो कि होती है डेल्टा HN। डेल्टा HN क्या है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसी तरह से यहाँ से जो एनर्जी स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो यहाँ पे जो एनर्जी खारिज होगी वो होगी हमारे पास 57 माइनस 57 समथिंग है। ठीक है ना, किलो जूल में। ठीक है, इतनी एनर्जी वहाँ से खारिज होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं जब हीट ऑफ सोल्यूशन पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने डेल्टा H की बात नहीं की। ठीक है ना, हीट ऑफ सोल्यूशन के लिए डेल्टा H की वैल्यू बच्चों SOL लिखते हैं हम। ठीक है ना, डेल्टा H के आगे SOL किसको रिप्रेजेंट करता है, हीट ऑफ सोल्यूशन को। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो कि 1 मोल H पॉजिटिव का और 1 मोल OH नेगेटिव का जब आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाएगा तो उसके नतीजे में जो हीट इवॉल्व होगी, या हीट जो हीट इवॉल्व होगी उसको हम बोलेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और वो होती है यहाँ पे डेल्टा H0N इज इक्वल होती है 57 माइनस किलो जूल पर मोल में। ठीक है, ये था हमारे पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब नेक्स्ट है हमारा हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, तो उसको हम स्टडी करते हैं। वो भी बहुत ही इजी है और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का मतलब क्या होता है, जलाना, है ना। तो कंबस्शन आपने करवानी है। ठीक है, जब आप किसी भी फ्यूल का या कह लो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का 1 मोल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में बर्न करोगे, उसके नतीजे में जितनी हीट खारिज होगी। अब ये जो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन होता है ना, इसका जो डेल्टा H होता है
उसको डेल्टा एच सी बोलते हो, ठीक है, वो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि जब भी कोई कंपाउंड जलेगा, जब भी कोई फ्यूल जलेगा तो उससे एनर्जी आपको ही मिलेगी, इसीलिए यानी कि हीट यहाँ से खारिज होगी तो हमेशा नेगेटिव होता है। अक्सर ये एमसीक्यूज़ में पूछते हैं कि डेल्टा एच सी जो होता है उसकी जो डेल्टा एच होती है वो नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि हीट हमेशा जलने के अमल से खारिज ही होती है। तो 1 मोल जब भी किसी कंपाउंड का या जब भी किसी फ्यूल का हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, तो उसके नतीजे में जितनी हीट इवॉल्व होगी उसको आप बोलोगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। अब सपोज करो कि मेरे पास है क्या है C2H5OH, बुक पे एग्जांपल दी हुई है इसकी, ठीक है। जब आप इसको बर्न करवाओगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है, तो ये जल जाएगी और ये काफ़ी अच्छा फ्यूल होता है एथेनॉल। ये कन्वर्ट होगी CO2 के अंदर प्लस H2O के अंदर, और यहाँ से जो हीट खारिज होगी, ठीक है ना, जिसको आप बोलोगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, बच्चों वो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, पता नहीं कितनी होती है, ठीक है, आई थिंक -16 समथिंग है, 85 मैं लिख रहा हूँ, मुझे नहीं याद अब कितनी है, ठीक है। इतनी हीट यहाँ से खारिज होती है। डेल्टा एच सी नोट का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर इतनी हीट यहाँ से खारिज होगी। अब इतनी हीट यहाँ से खारिज हुई है, ठीक है, इसको आप बोलोगे इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। अब जो इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है ना, इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, उनकी आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उनके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनसे नहीं बनते, ठीक है, उनसे वो नहीं बनते। मतलब ये जो C2H5 है, ये C2 यानी कि कार्बन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को ऐड करने से कभी भी C2H5OH नहीं बनेगा। अगर ये कभी भी इस तरह से नहीं बनेगा तो बच्चों फिर हम इसकी इंथैल्पी फॉर्मेशन कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम फिर क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंथैल्पी ऑफ कंबस्चन पहले कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ से हमने इंथैल्पी ऑफ कंबस्चन कैलकुलेट की, वो आई उतनी। अब मैं यहाँ से अगर इक्वेशन को बैलेंस करूँ तो यहाँ पे कार्बन 2 हैं, तो यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है, और हाइड्रोजन 6 हैं तो यहाँ पे 3 लगा दो। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 1 और 3 4, 4 और 3 7, यहाँ पे 3 लगा दो, ठीक है। तो आपने देखा कि जब आप 1 मोल एथेनॉल का बर्न करवाते हो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, साथ में 3 मोल वाटर के प्रोड्यूस होते हैं। तो आपने क्या करना है, C+O2 को देखना है कि जब आप ये रिएक्शन करवाते हो तो कितना हीट खारिज या जज़ब होता है। तो यहाँ से बच्चों 1 मोल के लिए हमने पहले पढ़ा था अभी, ठीक है ना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन भी पढ़ा था। तो यहाँ से डेल्टा HF जो होती है वो आती है आई थिंक ये -393 किलोजोल पर मोल में आती है, ठीक है ना। अब वहाँ पे 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपने करना है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आप वाटर की H2 प्लस हाफ O2 मिलके क्या बना देंगे, H2O बना देंगे, ठीक है। और इसके लिए जो डेल्टा H नॉट की वैल्यू होगी वो होती है कितनी, 285 ठीक है, किलोजोल पर मोल में। 1 मोल के लिए इतनी है, वहाँ पे तो 3 पैदा हो रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो आपके पास डेल्टा H 3 के लिए भी आ जाएगी। अब आपने इन दोनों को ऐड कर देना है और इसमें से माइनस कर देना है, तो आपके पास इंथैल्पी ऑफ एथेनॉल की फॉर्मेशन की आ जाएगी। तो इस तरह से हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का कैलकुलेट करते हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, ग्लास क्लोरीमीटर और दूसरा है बम क्लोरीमीटर। उसमें हम बम क्लोरीमीटर में हम इंथैल्पी ऑफ कंबस्चन ही फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।